नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और सब कुछ इन डिटेल समझेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी आज मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना, शायद जिंदगी भर आप भूल ना पाओगे। ठीक है, एक कहानी के जैसे बिल्कुल कि भैया ऐसी कौन सी तलवार है जिसको चलाने से साला महंगाई कंट्रोल हो जाती है यार, है ना। महंगाई बढ़ भी जाती है कैसे। तो पहले देखिए, मैंने पिछले वीडियो में कुछ चीजें डिस्कस की थी। हम पहले उसको बता देते हैं। ये कुछ आरबीआई की पब्लिकेशन है जो मैंने यहां पे लिख दी है। हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो आप बता दीजिए भैया आरबीआई प्रस्तुत करती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, आरबीआई करती है। बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट कौन देता है, आरबीआई देती है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन देता है भैया, और कितने टाइम में देता है, क्वार्टरली। ठीक है, आरबीआई देती है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना। ऐसा ना हो कि आप लोग क्वार्टरली में ही क्वार्टर का मतलब कुछ और समझ लें। ठीक है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये सभी पब्लिकेशन है आरबीआई की, जिसके बारे में मैंने यहां पे बता रखा है। और इसके बाद एक और चीज है जो आपको समझनी चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, है ना। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी। कैटेगरीज इन पीएसएल, कैसी कौन कौन सी कैटेगरी है, ऐसे कौन कौन से वीकर सेक्शन है जिनके लिए आरबीआई कहता है कि हर एक जो बैंकों को 40% लोन उन्हें देना पड़ेगा या देना चाहिए। तो मैं उन सभी सेक्टर्स के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है, बेनिफिशियरीज अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम सच एज एनआरएलएम, एनयूएलएम एक्सेट्रा, ये सभी ठीक है। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन, ये सब चीजें हो गई। बेनिफिशियरीज ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम्स, एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एग्रीकल्चर, माइनॉरिटी कम्युनिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एमएसएमई, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्टार्टअप्स। इतनी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं वीकर सेक्शन। और आप लोग देखे होंगे ससुरा जो पैसे वाला है, अगर बैंक में गया तो बैंक वाले बढ़िया चाय वाय समोसा वोसा खिलाते हैं, बढ़िया लोन देते हैं। ठीक है, अरे साहब लेके जाइए, बढ़िया जो भी आपका काम करिए। मगर अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से कोई पहुंच जाए, कोई आम आदमी पहुंच जाए जिसके पास पैसे नहीं है, दूसरा कह रहा है कि यार हमको एक फैक्ट्री लगाना है, मगर लगा नहीं पा रहे, कहा कि बैंक को लोन नहीं दे रहा है, तो इसीलिए इसको पीएसएल कहा गया कि भैया इनको पहले लोन दीजिए और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, कितना समझ में आ गया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया अभी मैंने आपको बताया और जवाब तो मुझे लगता है आप सब दे देंगे, उम्मीद करता हूं, ना मत करिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, सीएससी के 2013 का ये सवाल है, जाकर के आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकर सेक्शन क्या है बताइए जा। तो जवाब है ऑल ऑफ द अबव। बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के पास हम आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसी तलवार है ना, ये एक ऐसी चाबी है जिससे कि इन्फ्लेशन का ताला खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है, समझ गए। और ये चाबी किसके पास होती है, आरबीआई के पास। आरबीआई कौन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये है पिताजी। किसके पिताजी भैया, ये जो बैंकवा है जहां पे आपका अकाउंट खुला है ना, इसके पिताजी हैं ये। अब पिताजी के पास तो चाबी है ना कि लौंडे को सुधारना कैसे है और बिगाड़ना कैसे है। यानी पैसा देंगे तो लड़का क्लब जाएगा कि नहीं जाएगा, पैसा नहीं देंगे तो लड़का क्लब कहां से जाएगा, समझ गए। ये है आरबीआई, आरबीआई पिताजी है। और ये समझाने के लिए है, इसको कोई अलग अर्थ मत निकालिएगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के पास एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा मूल मंत्र है जिसके तहत वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है और पैसे को बढ़ा भी सकती है। ठीक है, हर 2 महीने में ये होती है। इसकी नीड क्या है आप समझिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, यही इसकी नीड है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका ओरिजिन कब हुआ था आप ये देख सकते हैं कि 6 मेंबर की बॉडी होती है 45 जेडबी के तहत, जो अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, आरबीआई एक्ट 1934। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आरबीआई के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, कौन सी कमेटी बनाई गई थी सन 1926 में। मैंने आपको ईयर भी बता दिया है, अब आप मुझे उस कमेटी का नाम बता दीजिए। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। 45 जेडबी के तहत क्या बताया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शेल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट। अब पॉलिसी रेट क्या होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
आपको हर एक चीज में बताऊंगा और ये क्या करता है, रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन का जो टारगेट होता है उसको अचीव करना। ठीक है, कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 मेंबर की बॉडी होती है। ठीक है, जो 3 मेंबर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है। आरबीआई के जो गवर्नर है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, किसके, आरबीआई और मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप घर में पड़ गई है शादी आपके दीदी की। ठीक है, अब भैया बहन की शादी है, दीदी हो या छोटी बहन हो, उसकी शादी पड़ गई है, तो आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है। काहे की जिम्मेदारी, भैया टेंट हाउस वाले को बताना है, भैया गेस्ट हाउस वाले को बताना है, भैया खाने वाले को बताना है, भैया इसको बताना है, भैया उसको बताना है, भैया मेहंदी वाले को बुलाना है, संगीत वाले को बुलाना है, घर में साज सजावट करवानी, ये वो फलाना, हमारा देश भर का काम होता है, आदमी पगला जाता है जो है, समझ गए। तो जी बताइए, ये जो जिम्मेदारी आपको मिलती है, कोई आपको देने आता है क्या, नहीं ना। क्या करता है, आपके घर में शादी पड़ी तो आपको पता चल जाता है कि जिम्मेदारी आ गई। वैसे ही एक्स ऑफिशियो, ये एक्स ऑफिशियो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपको मिल जाती हैं, दी नहीं जाती हैं। तो जैसे ही आरबीआई का कोई व्यक्ति गवर्नर बना, तो ये एक्स ऑफिशियो माने चेयरपर्सन मॉनेटरी पॉलिसी के बन जाते हैं, बनाया नहीं जाता है, इसीलिए कहते हैं इनको एक्स ऑफिशियो, है ना, बाय डिफॉल्ट कोई चीज हो गई। समझ गए इतना, चलिए आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ये काम मैं आप पे छोड़ना चाहता हूं, बहुत आसान सा काम है। देखिए, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, डेवलपमेंट, फ्लो ऑफ क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है और इनसे ये चीजें आती हैं, जाती हैं, कंट्रोल होती हैं, कम होती हैं, ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होती है, आप सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे वो चीज बताऊंगा जो आपको नहीं आती है, वो नहीं बताऊंगा जो आपको आती है। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आफ्टर ऑल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया चलो देख लेंगे अगले साल, अब मैं अगले साल के चक्कर में 5 साल निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूं जो बहुत आसान चीज है। अब आप कहेंगे सर आसानी तो आप बता देते हैं, कठिन कहां बताते हैं। नहीं चचा, अभी हम बताते हैं आपको। ये काम है आपके ऊपर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये जितने ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लिखवा रखे हैं, ठीक है, इनको आप जाइएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, फिर मुझे समझाइएगा कि हाँ सर जी ये मास्टर साहब ऐसे ऐसे बताए थे, तो ऐसे ऐसे होता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, बताइए जरा आप सभी। चलिए अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, ये तो एक मंत्र था मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 2 तरह के और चीजें आती हैं, मतलब 2 श्लोक आते हैं, आप ऐसे समझिए। 2 श्लोक कौन कौन से हैं, एक है क्वांटिटेटिव श्लोक यानी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। 2 तरह की चीजें हैं, मगर हम पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में, माने हम इस वाले श्लोक को समझेंगे। आप सब क्या करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, नहीं करते हैं, करते होंगे। जो मंत्र पढ़ते हैं उसका मतलब पता होता है क्या आपको, नहीं पता, बस बोले और मतलब पता करिए उसका। तो ये जो श्लोक मैं आज आपको बताने वाला हूं ना, ये जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं जिसके तहत इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, उसका मतलब हम आज समझेंगे और कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है हम वो भी जानेंगे। मगर इससे पहले हम जान लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, LAF, क्या मतलब है इसका, काहे कह रहे हैं कि लिक्विडिटी क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है, उसके लिए कुछ फैसिलिटीज बताई गई हैं। अब वो फैसिलिटीज के बारे में तो हम आगे सभी समझेंगे। लिक्विडिटी क्या क्या मतलब है, ये देखिए, नल खोला और पैसे की बौछार। ठीक है, मान लीजिए बाल्टी आपके नीचे रखी है, ऊपर नल लगा हुआ है, आप नल खोलते हैं तो पानी धड़ाधड़ बहने लगता है कि नहीं बहने लगता है। फिर आप 10 बाल्टी 15 बाल्टी कितना नहाते हैं कुछ आपको पता नहीं चलता। कभी आप शावर खोल लिए, ठीक है, शावर से पानी बह रहा है, गिनते हैं क्या कितने लीटर पानी आप नहा गए, नहीं ना, आपको पता नहीं होता। क्यों, टंकी में पानी भरा है ना, आपको पता है, इसीलिए चाप के नहाते हैं, कोनो मतलब है नहीं, तो पानी खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को यहां पे हम कैश यानी नोट की तरह समझेंगे। माने जेब में कितनी नोट है आपकी, है ना, कितनी नोट है, जितनी ज्यादा नोट होगी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। वो जो नोट है ना उसको आप कह लीजिए यहां पे लिक्विडिटी, जो आपके जेब में नोट रखी है। अब मान लीजिए किसी के पास है 1 लाख रुपया जेब में रखा हुआ है,
वो जाएगा अपने दोस्त से मिलेगा, दोस्त बोलेगा यार एक बियर पिला दो ना, एक तो बे चार पियो ना तुम, पैसा है जेब में, पैसा है तो पैसा है तो दोस्त पिलाएगा, ज्यादा लिक्विडिटी है ना तो आदमी नहीं बोलता, क्या बोल रहा है 1 लाख रुपए जो जेब में रखा है ना वो बोल रहा है। अब मान लीजिए किसी के पास ये 1 लाख रुपया है, वो गया दुकान पे, मम्मी कहेंगे बेटा 1 किलो मिठाई लेते आना, वो लड़का कह रहा है ठीक है हम लेते आएंगे। मम्मी दुकान पे क्या बोला, मिश्रा जी 1 किलो मिठाई तौल दीजिएगा, मिश्रा जी तौल दिए, मोल भाव किए नहीं। अब आप लोग जैसे जाते होंगे ठेला वेला पे, ठेला जानते हैं ना, रेडी रेडी जिस पे सब्जी लगाई जाती है, वो आलू दे रहा है 20 रुपया किलो, बोलेंगे भाई 18 में दे दीजिए ना, पैसा नहीं है, ठीक है मोल भाव करते हैं। मगर अब जब वो हम पैसा होगा तो आलू तौल दीजिए, माने पैसा पूछबे नहीं करते हैं। तो मिठाइया जब लेने गए तो मिश्रा जी कहें कि यार 150-200 रुपये में हम सबको देते हैं, तुमको हम दे देते हैं 140 में, ले लो फटाक से। वो बोलेगा ठीक है ले लो। 100 रुपया की मिठाई से सिर्फ 40 रुपया बढ़ा के दे दिया मिश्रा जी, वो जो लड़कवा था वो ले भी लिया, काहे जबवा में 1 लाख रुपया था, माने लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, पैसा बहुत ज्यादा था, गर्मी थी, गर्मी में दे दिए 40 रुपया बढ़ गया। मिश्रा जी सोचें यार एक बात बताओ, जब ये लड़का 40 रुपया बढ़ा के मिठाई ले सकता है तो और लोग काहे नहीं ले सकते हैं, मान सबके पास पैसा होगा। क्या किया मिश्रा जी ने, मिठाइया के दाम बढ़ा दिया, 140 कर दिया। अब 140 में मिठाई बिकने लग गई, क्या हो गया, महंगाई आ गई, जिसको आप कहते हैं बहुत महंगाई है। टमाटर का भाव आजकल बहुत तगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप लोग क्या कह रहे हैं, बहुत तगड़ी महंगाई है, ठीक, इसको आप कहते हैं महंगाई महंगाई। और इसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैसिलिटीज बनाई गई हैं जो आरबीआई बनाई है, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये वही चीजें हैं जो यहां पे लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, दोनों को मैं आपको एक साथ समझाता हूं। कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा कृपया करके। चलिए एक बैंक हम अज्यूम कर लेते हैं जो कि असलियत में एग्जिस्ट कर रहा है, एसबीआई। एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपया है, ठीक है। अब मैं एसबीआई को हटा करके एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहां पे है कोई तनु नाम की लड़की, ठीक है, या फिर एक है कोई चचा, ठीक है। अब तनु ने क्या कहा कि चाचा के पास था 100 रुपया, चचा से तनु ने 10 रुपया ले लिया, चाचा के पास कितना बचा, 90 रुपया, ठीक। अब 90 रुपया में तनु ने कहा चाचा एक काम करो, इसमें से 20 रुपया अपने पास रख लो, जिसको कभी खर्च मत करना, क्यों, क्योंकि 20 रुपया आपको बहुत अमीर बना देगा। चाचा ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम अपने पास रख लेते हैं, रिजर्व हो गया। अब कितना बचा, 70 रुपया। अब इस तनु ने कहा चाचा एक काम करो, 70 रुपया अपने पास जो करना है करो, कोई हमको मतलब नहीं, 30 रुपया तो इसको रख लो, ठीक है। तो 30 रुपया क्या हो गया, सीआरआर एसएलआर हो गया, वही कमुआ बैंक करता है, ठीक है। आरबीआई कहता है कि काम करो, तुम बैंक खोले हो ना, हमको जो दो, क्या दो, पैसा। किसका पैसा, ये जो बैंक जो पब्लिक तो पैसा ले रखे हो 100 करोड़ रुपया, इसमें से तुम 4% हमको दे दो, माने 4 करोड़ हमारे पास जमा कर दो। फालतू में चला गया, बैंक बोलेगा हमको ब्याज मिलेगा, बोलेगा पागल हो क्या, सिक्योरिटी मनी में ब्याज मिलता है। सिक्योरिटी मनी कैसे, आप कभी जाते हो कहीं रहने के लिए, रेंट पे आप रूम लेंगे, रूम लेने के लिए जो आप रेंट तो देंगे ही देंगे, रेंट के साथ आपसे सिक्योरिटी मनी भी मांगी जाती है कि भैया इतना सिक्योरिटी मनी दो, और सिक्योरिटी मनी वो ऐसी होती है जो आपको रिटर्न हो जाती है, मगर उस सिक्योरिटी मनी पे आपको वहां पे रहने थोड़ा दिया जाता है, वो तो आपको अलग से रेंट देना पड़ता है। वही काम तो यहां पे हो चाचा, समझो इसको ना, सीआरआर का मतलब यही है कि तुमसे 4% पैसा रखवा भी लिए, उस पर ब्याज भी नहीं देंगे, तो क्या हो गया, बैंक के लिए नुकसान हो गया ना एक, ठीक है। 4 करोड़ चला गया उसके पास से। अब आरबीआई कहेगा यार मजा नहीं आया, तो एक काम करो, एक और मंत्र हम बताते हैं जिसका नाम है एसएलआर। बैंक के पास बैंक का ही पैसा रखवा दो। अब 18% या 20% इसने जो है बैंक के पास ही रखवा दिया एसएलआर के नाम पे, बोला इसको अपने पास रखो, मगर तुम इसको लोन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जब नहीं कर सकते हो तो ये भी पैसा फालतू में रखा हुआ है फिर। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तहत रख लो, बॉन्ड के तहत रख लो, कुछ भी रख लो समझ गए। तो 20 से 22% क्या हुआ, पैसा जो है बैंक का जो 100 करोड़ था वो कहां रखवा दिया, बैंक के ही पास। कुछ आरबीआई ने अपने पास रख लिया ये कहकर कि भैया तुम कभी भाग गए जो है तो पैसा हम लोगों को कहां से वापस करेंगे, इसलिए रखवा लिया ये कहकर। दूसरा एसएलआर के नाम पे रखवा लिया, तो बैंक के पास जो 100 करोड़ रुपया था उसमें से
20 करोड़ तो ऐसे ही चला गया जिसपे ना ब्याज मिलना है ना कुछ मिलना है, फालतू में चला गया। बचा कितना? 80 करोड़। 80 करोड़ में ये किसी को लोन दे ना दे ये इनकी अपनी इच्छा है, ठीक है। और बैंक कमाती कैसे है? इंटरेस्ट पे। बैंक का सबसे बढ़िया बिजनेस होता है इंटरेस्ट पे कमाती है। तुमको पैसा देगी, तुमसे 10% इंटरेस्ट लेगी, 100 रुपया दे, 10 रुपया कमा ली, 10 रुपया उसका फायदा हो गया। समझ गए? एसएलआर सीआरआर हमको लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक टर्म और होता है एनडीटीएल, जिसको कहते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ये जो 80 करोड़ है ना, ये है एनडीटीएल, ठीक है। अब आप समझिए 100 करोड़ था, 100 करोड़ में से 20% निकल गया एफएलआर सीआरआर मिला करके, तो जो 80 करोड़ बच गया उसको हम कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। माने नेट डिमांड का मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी अपना पैसा कभी भी जाकर के निकाल सकता है। कैसे? अगर आपका सेविंग बैंक में अकाउंट है, माने सेविंग अकाउंट आपने किसी बैंक में खोल रखा है, अगर किसी व्यक्ति ने करंट अकाउंट खोल रखा है, तो क्या करेगा? रात को 3 बजे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जाके एटीएम से निकाल लेगा ना। तो ये हो गया नेट डिमांड कि कोई व्यक्ति कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है। मगर टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी और एसेट मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया भी था, ठीक है। तो टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या है? किसी ने इसी बैंक में एफडी करवा रखी है, माने 2 करोड़ रुपए की एफडी करवा ली, ठीक है। तो एफडी का मतलब क्या हो गया? 6 महीने बाद पैसा आप निकाल सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, है ना। तो बैंक के पास दिमाग में एक बात चल जाती है कि अब ये आदमी आएगा 10 साल बाद, ठीक है। 10 साल बाद हमको इसको इतना ब्याज देना है और 10 साल के लिए इसके पास 2 करोड़ रुपया रखा रह गया, उसको कहते हैं, ठीक है, टाइम लायबिलिटी। मतलब एक टाइम के बाद उसको पैसा वापस करना है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है आपको ये एफएलआर और सीआरआर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए कि देखिए एसएलआर बढ़ा दिया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी हर 2 महीने में, 2 महीने पहले एसएलआर था मान लीजिए 10%, बढ़ा के कर दिया गया 15%। माने यही बैंक का जो है 100 करोड़ रुपया में से जब 10 रुपया मतलब 10 करोड़ रख रहा था, अब कितना रखना पड़ेगा? 15 करोड़ रुपया, ठीक है। इससे क्या होगा? लोन मार्केट में कम जाएगा, मतलब पैसा कम जाएगा। तो अगर मार्केट में पैसा कम गया तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी तरह इसके सीआरआर भी है कि अगर सीआरआर बढ़ा दिया गया तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, यानी नल से जो पैसा गिर रहा था वो गिरना कम हो जाएगा। एफएलआर सीआरआर मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला कि अगर एसएलआर बढ़ा दिया जाए कितना? 50 बेसिस पॉइंट। अब 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। 1 बेसिस पॉइंट बराबर होता है 0.1%, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब एक अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया 1 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया, मान लीजिए एसएलआर का परसेंटेज था 10%, ठीक है, बढ़ा के कर दिया गया कितना? 50 बेसिस पॉइंट। तो अगर 1 बेसिस पॉइंट के बराबर है 0.1%, तो 50 बेसिस पॉइंट के बराबर कितना होगा? 0.50%। तो 10% जो एसएलआर था वो कितना हो गया? 10.50%, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 10 से 10.50% हो गया, तो अब क्या होगा? ठीक है, इनमें से जो 3 ऑप्शन है इनमें से क्या होने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो ज्यादा कैपिटल लेकर के आएंगे क्या कंट्री में हमारे? नगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी एसबीआई हो गया, यूको हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन सभी को कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। वो कट कर देंगे अपना लेंडिंग रेट। क्या होगा? तो भैया यही होगा जो तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अभी मैंने आपको वो चीजें बताई, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है कि एसएलआर का पर्पस क्या होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो रखवाते हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन क्या है? टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, ठीक है। दूसरा डिपॉजिट्स पब्लिक का जो रखा है वो सेफ रखने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए, प्रिवेंट कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, ये चीजें हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसका जवाब सही होगा पहला, जो मैं आपको बता देता हूं। और कैसे सही होगा मैंने अभी आपको बताया कि अगर एसएलआर कम रहेगा यानी बैंकों के पास पैसा ज्यादा रहेगा, एसएलआर अगर 2% है तो बैंक के पास 98 करोड़ रुपया है कि नहीं है? अब 98 करोड़ है तो वो लोन ज्यादा बांटेगा, है ना। तो लोन ज्यादा ना बांटे इसके लिए एसएलआर का मतलब होता है भैया एसएलआर बढ़ा दो, है ना। तो एसएलआर से जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस।
सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई वो क्या करती है, लोन के अमाउंट को कंट्रोल कर लेती है, भैया लोन ज्यादा ना बांटा जाए, इसलिए एसएलआर हमेशा हाई रहता है। ठीक है, ये चीज भी आप देखे होंगे, मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा भी। अब चलिए बैंक रेट क्या होता है। अगर देखिए 4 बैंक 5 बैंक हैं, बहुत सारे बैंक हैं, और ये रहा आरबीआई। ठीक है, समझिएगा इस बात को। आपको जरूरत पड़ी पैसे की, मान लीजिए किसी आम आदमी को पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो कहां जाएगा, इन बैंक के पास जाएगा। ये बैंक है ZXYW। ठीक है, वो एक्स बैंक के पास गया और उसने कहा कि साहब 2 लाख रुपए की जरूरत है, दे दीजिए। बैंक ने इसको दे दिया। ठीक है, जिस रेट पे दिया उसको हम कहते हैं बेस रेट। अभी यहीं पे समझ लीजिए। ठीक है, जिस रेट पे दिया उसको हम कहते हैं बेस रेट, कि भैया बेस रेट पे हम आपको लोन दे रहे हैं। अब समझिए कि अगर इस एक्स बैंक को पैसा की जरूरत पड़ रही है तो वो कहां जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, अब अगर आरबीआई के पास गया तो आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा भैया पैसा की जरूरत है। आरबीआई बोलेगा ठीक है ले लो, मगर कुछ हमको ब्याज चाहिए। बोलेगा अच्छा ठीक है, तो ब्याज चाहिए तो ब्याज लेगा इससे। ठीक है, ब्याज लेगा बैंक रेट पे, जो ब्याज लेगा उसको हम कहते हैं बैंक रेट, जिस ब्याज पे पैसा दे रहा है। और इस ब्याज को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स टू इट्स क्लाइंट। ये लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है बैंक रेट पे, माने 1 से 3 साल तक के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। जब आप पैसे को लंबे समय के लिए आरबीआई से ले रहे हैं, जब कोई बैंक लंबे समय के लिए आरबीआई से पैसा ले रही है और जिस रेट पे ले रही है उसको हम कहते हैं बैंक रेट। मान लीजिए कि बैंक रेट चल रहा है 4%, 5%, तो अगर ये 10 लाख रुपया लेकर के आई तो 10 लाख पे 5% ब्याज आरबीआई वापस लेगा 1 से 3 साल के बीच में, बहुत आराम से। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बैंक रेट, तो मनी सप्लाई विल टेंड टू डिक्रीज। मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। बैंक रेट क्या होता है, लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम चीज हैं। ठीक है, बस फर्क क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए, बैंक रेट पे कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैंक रेट क्या इंडिकेट करता है जनरली। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। मार्केट रेट में जो होगा इंटरेस्ट गिरने लग जाएगा, क्या ऐसा कुछ है क्या। ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है। इजी मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी क्या होता है ये आपको सर्च करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, लोअरिंग ऑफ बैंक रेट्स और बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, अगर बैंक रेट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। भैया बैंक रेट कम हो गया। अब देखिए आरबीआई के पास से जो पैसा आ रहा था, किसके पास, इस बैंक के पास, एक्स बैंक के पास, इसने कहा कि चलो बैंक रेट हम 1% रखेंगे। पैसा ज्यादा आया इसके पास, ज्यादा पैसा लिया, ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा दिया, माने लोन ज्यादा बांट देगा। ठीक है, लोन ज्यादा बांटेगा तो पैसा ज्यादा मार्केट में आ जाएगा। समझ गए, तो क्या होगा, मोर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, पैसा ज्यादा पैसा पैसे लग जाएगा मार्केट में, तेरा चौड़िया घूमेंगे। ठीक है, रेपो रेट। चलिए अब इसको भी हम समझते हैं। ये देखिए जो है 1 2 3 4, एक्स बैंक हो गया, जेड बैंक हो गया, वाई हो गया, डब्ल्यू हो गया, और इन सभी के पिताजी हैं आरबीआई। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था किसी आम आदमी को पैसे की जरूरत है वो कहां जाएगा, इन सभी बैंक के पास जाएगा। नॉर्मल जो बैंक है एसबीआई के पास चला गया, यूको के पास चला गया, जहां पे आपका अकाउंट होगा जनरली लोग वहीं पे जाते हैं। ठीक है, अब आप पहुंच गए कहां पे, लोन लेने के लिए यहां पे। ठीक है, तो हम यहां पे पहुंचेंगे। अब मान लीजिए कि इनके पास पैसे नहीं है तो ये कहां जाएंगे, आरबीआई के पास गए, बोले साहब पैसा चाहिए, बोले ठीक है दे देंगे। बोला ठीक है क्या रेट लेंगे, बोले हम तो रेपो रेट पे पैसा देंगे तुमको। रेपो रेट 4% चल रहा है। ठीक है, रेपो रेट अभी मैं आपको आखिर में बताऊं कितना चल रहा है अभी फिलहाल में, तो और ये चेंज होता रहता है। ठीक है, 4% 5%, इसके बारे में चिंता मत करिएगा, ये चेंज होता रहता है। तो अब ये जो बैंक है ये जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई कहेगा भैया पैसा दो, बोलेगा ठीक है ले लो, हम कहां मना कर रहे हैं, 4% ब्याज दे देना इस पे। तो जनरली जो रेपो रेट होता है ना वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है 1 से 14 दिन के लिए। जो बैंक रेट होता है वो होता है 1 से 3 साल के लिए। ठीक है, वो लंबे टाइम के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। माने कम 1 से 14 दिन मतलब 2 हफ्ते के बीच में आपको जो पैसा आपने आरबीआई से लिया है रेपो रेट पे वो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया रेपो रेट क्या होता है। चलिए अब यहीं पे मैं सोच रहा हूं कि आपको एक और टर्म समझा देता हूं जिसका मतलब चलिए नहीं आगे समझाते हैं। समझ में आ गया कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या फर्क होता है। चलिए अब आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा
तो क्या होगा, रेपो रेट देखिए यहां पे बढ़ाया गया, तो बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई एक्सपेंसिव, आरबीआई से जो पैसा बैंक ले रहा था वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, अगर बैंक रेट ये रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो ठीक है, तो भैया इनसे लोन लेना महंगा पड़ेगा ना फिर इनको। मान लीजिए कि ये रेपो रेट कर दिए 10%, ठीक है, या फिर बढ़ा कर दिए 40%, या फिर कर दिए 50%, जो भी है। तो अब जब इनसे पैसा हमको मिल रहा है कितने में, 50% ब्याज पर, ठीक है, तो जब ये आगे पैसा देंगे, माने किसी कस्टमर को पैसा देंगे, तो कितने में देंगे, 60% पे देंगे। अरे कोई पागल थोड़े है कि भैया 50% पे वो उसने ब्याज तुमसे लिया, जो है मतलब पैसा तुमसे लिया, और किसी को 40% दे दे रहा है। ऐसा करेगा तो बैंक बैंकरप्ट ना हो जाएगा, समझ गए। तो 60% पे इसको देगा लोन। अब एक बात बताइए, आप 1 लाख रुपया लेने जाएंगे और 1 लाख के बदले 60,000 देंगे कभी आप, कभी नहीं देंगे। तो क्या होगा, लोन लेना लोग बंद कर देंगे, यानी बंद नहीं करेंगे मतलब कम कर देंगे, बहुत कम लोग लोन लेंगे। तो जब कम लोग लोन लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद मार्केट में पैसा कम होगा, मार्केट में पैसा कम होगा तो फिर आप जब टमाटर लेने जाएंगे फिर बोलेंगे भैया कितने का है, 50 रुपया, भैया 45 कर दो ना भैया। ये करेंगे, फिर आप 45 करेंगे तो महंगाई कम होने लग जाएगी। समझ में बात आ गई। तो मनी सप्लाई क्या होगा, देखिए बैंक विल बोरो लेस, बैंक क्या करेगा, कम पैसा उठाएगा, ठीक है। लेस क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू द हाउस होल्ड, भैया जो पैसा लोन दिया जा रहा है वो बहुत कम दिया जाएगा, तो इससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर मनी रेपो रेट कम कर दिया जाए तो क्या होगा, बैंक क्या करेगा, आरबीआई से पैसा सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो बैंक ज्यादा पैसा लेगा, ज्यादा पैसा लेगा तो ज्यादा लोन अवेलेबल हो जाएगा, ज्यादा लोन अवेलेबल होगा तो मार्केट में चाप के पैसा बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट रिलेशन विद द इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज, ठीक है। रेपो रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो बैंक अपने कस्टमर को रेट चार्ज कर रहा है। वो रेट क्या होता है, बेस रेट, जिस बेस रेट पे आपको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। माने जिस कस्टमर पे जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ये जो 60% लगाया जा रहा था, कैसे कब लगाया गया, 50% बढ़ा दिया गया, यही आपको 10% पे दिया जाएगा तो हमको मिलेगा 20% पे। समझ गया, यही चीज होता है बैंक के रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट, अभी तक देखिए आप कह रहे होंगे कि भैया रेपो रेट समझा दिए, ये समझा दिया, हमको समझ में आ गया। रिवर्स क्या होता है, कब आरबीआई पैसा लेगा क्या बैंक से। चाचा देखो, ये है पिताजी, थोड़ा डिजाइन थोड़ा कम बना पाता हूं मैं, चलो बना ली। ये है इनके सुपुत्र जी, ठीक है। ये बहुत दारू पीते हैं, बेवड़े टाइप के आदमी हैं, ठीक है। बहुत चार के दारू पीते हैं, रोज 4 बोतल गटक जाते हैं और आगे चुपचाप सो जाते हैं। इनके पिताजी बिल्कुल दारू पीते नहीं, मगर परेशान हो गए हैं कि कैसे समझाएं इस लौंडे को कि भैया तुम दारू पीना बंद कर दो। तो एक दिन ये क्या किए, सोचे कि एक काम करते हैं, जो 4 बोतल दरुआ लेकर के आता है ना, हम इससे ले लेते हैं, बोलेंगे कि हमको पीना है। तो लड़के से बोले बेटा एक काम करिए, 4 बोतल दारू हमको दे दो। ले लिया 4 बोतल दारू, पापा को पीना नहीं है मगर उन्होंने ले लिया। जैसे ये दारू इनके पास गई, बेटे के पास क्या हो गया, दारू की कमी। अब जब दारू की कमी हुई तो बेटा कहेगा दारू तो पिएगा नहीं, अब कहां से पिएगा, 4 बोतल का पैसा था, खरीद लाया, उसको भी पापा ले लिए, अब दारू बची ही नहीं तो नहीं पिएगा। नहीं पिएगा तो इससे क्या होगा, इसकी सेहत सुधर जाएगी भाई, फिर ये जिंदगी में अच्छा काम करेगा, जिएगा। मगर पापा को जरूरत नहीं थी दारू की, मगर उन्होंने फिर भी दारू ली, और इसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बात समझ में आई। मानो ये बैंक है और ये है आरबीआई, ठीक। बैंक के पास जो पैसा है उसको आरबीआई कभी कभी वापस ले लेता है। मान लो कि छुट्टी चल रही है, रक्षाबंधन की छुट्टी चल लगी है, 4-6 दिन की छुट्टी हो गई, तो बैंक क्या करेगा कि यार कहां पैसा लेकर के जाए, 4 दिन तो कोई बैंक जाएगा नहीं पैसा निकालने। माने दिवाली में 10 दिन की छुट्टी चलो हो गई, ठीक है। अब दिवाली में 10 दिन के लिए कोई नहीं जाएगा, तो बैंक क्या करेगा, बोलेगा कि यार आरबीआई काम करो, बोलेगा पापा एक काम करो, ये जो पैसा हमारे पास रखा है ना हमसे ले लो और हमको कुछ ब्याज दे देना, ठीक है। बोलेगा ठीक है, हमको पैसा की जरूरत तो नहीं है मगर हम रख ले रहे हैं, ठीक है। अब रख लिए तो रखने से क्या होगा, हम तुमको कुछ ब्याज देंगे, जितना रेपो रेट, मतलब तुम हमसे पैसा लेते हो तो तुमको जरूरत होती है, हमको पैसा दे रहे हो तो हमको जरूरत थोड़े है, तो हम तुमको क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो बोलेगा ठीक है कमाई दे देना, ठीक है। तो बैंक के पास पैसा था तो इसने आरबीआई को दे दिया, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट,
और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। याद रखिएगा इतना, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि आरबीआई को जरूरत नहीं थी, मगर बैंक जबरदस्ती किसी को लोन ना बांट दे, और अगर लोन बांट देगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी ना बढ़े इसके चक्कर में आरबीआई ने उससे पैसा ले लिया और कुछ इंटरेस्ट दे दिया। क्यों? ताकि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल रहे, है ना। मार्केट में पैसा ज्यादा ना आए, नहीं तो पैसा ज्यादा जाएगा तो आदमी चौंका घूमेगा, अब साहब हम तो पैसा हमारे जेब में बहुत ज्यादा हो गया है। वेनेजुएला में यही एक काम हुआ था। वेनेजुएला में क्या हुआ था कि नोट छाप दिए गए। आपने गाना सुना होगा, भोला बाबा दे दे नोट छापण की मशीन। अब नोट छापण की मशीन अगर आपको मिल जाएगी तो आप क्या करोगे पता है? नोट छापोगे। नोट छापोगे तो जो 15 रुपया का ब्रेड मिलता है वो आप 100 रुपया में लाओगे। महंगाई बढ़ा दिए तुम, जबरदस्ती बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? क्योंकि भोला बाबा ने तुमको दे दी क्या? नोट छापड़ की मशीन। अब तुम नोट छाप रहे हो, तो जो वही थार 15 लाख की मिल रही थी उसको 50 लाख की लेकर के आओगे। बोलोगे 50 तोला 50 तोला है, ऐसे करके चिल्लाओगे मार्केट में कि भैया ये पैसा ले, कितना पैसा चाहिए, ले पैसा हमसे, ले पैसा। यही ना करोगे? वेनेजुएला में यही होता भैया, बेटवा जो यहाँ पे 15 रुपया के मिलता है वहां 2 लाख रुपया का बेड मिल रहा था। काहे? नोट छाप के गरीबी दूर करने के चक्कर में थे ना वो, तो नहीं हो पाई। कहां से गरीबी दूर होगी? एक गरीब आदमी को 100 करोड़ मिल गया बिना मेहनत किए। 100 करोड़ की वैल्यू उसको पता है? नहीं पता। मार्केट में जाएगा, बोलेगा सामान दो, दाम नहीं पूछेगा, सामान दो, क्या सामान दो? फलाना सामान चाहिए। ले लिया, लो 500 रुपया पकड़ो, जाओ। सामान 50 का दिया 500। दुकानदार कहेगा अबे बड़ा पैसा हमको मिला यार, चलो इसको हम 250 रुपये में कर देते हैं। अगली बार वही आया, बोला सामान दो, फिर बोलेगा कितना? दिया सामान, बोला ये लो 1000 रुपया। फिर बोलेगा अच्छा बड़ा पैसा यार मार्केट में, 500 रुपया कर दो इसको, फिर बढ़ा के दिया। ये जो गरीब आदमी है ना, वही ससुरा जो है महंगाई, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो बढ़ा देगा। यही कारण है कि भोला बाबा ने अभी तक नोट छापने की मशीन किसी को नहीं दी है। दे देते तो जनता पगला जाएगी। ठीक है, आप आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपको समझाते हैं क्या होता है, मगर इसके पहले थोड़ा पेन का कारनामा सही नहीं, ससुरा बीच बीच में बिगड़ जाता है। चलिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अभी तक हमने देखा कि बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तो 1 से 14 दिन के लिए लेता है, कभी लेता है तो 1 से 3 साल के लिए लेता है जिसको हम कहते हैं बैंक रेट। कभी लिया, कभी आरबीआई ने बैंक से ही पैसा ले लिया जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? ठीक है, तो समझिए, अगर आपको आपके घर में मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ ऐसी परेशानी आ गई, कुछ समस्या आ गई जिससे कि मुझे रातों रात पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक, अब कौन काम आएगा? तो हम फोन लगाएंगे फूफा जी को, जीजा जी को, पैसा की जरूरत है, नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे, नहीं मिलेगा तो किसी दोस्त यार को याद करेंगे, कहीं ना कहीं से तो पैसा का अरेंजमेंट करेंगे रातों रात, है ना। कहते हैं ना कि रातों रात अमीर बन गया, है ना। तो वही नाम है इसका, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि रातों रात अमीर बना देता है आदमी को। कैसे बना देता है हम देखते हैं। चलिए, बैंक को कभी कभी जरूरत पड़ती है कि भाई रातों रात पैसा जरूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब एक दिन के लिए, ओवरनाइट। ठीक है, तो बैंक बोरो कर लेता है रातों रात पैसा। ठीक, कि इसने आरबीआई से कहा कि यार भैया हमको पैसा की बहुत जरूरत है आज के लिए, एक दिन के लिए दे दो पैसा। आरबीआई ने बोला ठीक है, मगर हम तुमसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट। कितना लेंगे इंटरेस्ट? जो भी इंटरेस्ट होता है रेपो रेट का, रेपो रेट मान लो कि 4% चल रहा है, ठीक है, उससे 1% हमेशा ज्यादा होगा एमएसएफ। समझ में गए? बात समझ गए? एक दिन के लिए लिया गया लोन को हम, मतलब पैसा को, उधारी को हम कहते हैं एमएसएफ। बात समझ में आई? और एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा। कैसे? आपने देखा ना कि एक रात के लिए अगर आपसे पैसा कोई लेगा तो आप पैसा ज्यादा ना लेंगे, तो एक्स जितना रेपो रेट होगा उससे 1% ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं एमएसएफ। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। रिवर्स रेपो रेट मैंने अभी आपको समझाया था, तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा जितना रेपो रेट होगा उससे 1% कम होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया? आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, इसका जवाब दीजिए। एमएसएफ एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो मैंने अभी आपको बताया, समटाइम्स अपीयरिंग इन द न्यूज, किससे रिलेटेड है भैया? तो बैंकिंग ऑपरेशन से। ठीक है, चलिए अगले हम चलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक चीज है ये। खुली बाजार की नीति,
इसमें क्या होता है? तो देखिए, पहले हम समझते हैं जी से, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक, एक आदमी के पास करोड़ों रुपया है, ठीक, बहुत पैसा है कैश में, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख तिजोरी में रखे हुए हैं। ठीक, आरबीआई क्या करती है कि भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है गवर्नमेंट से बातचीत करने के बाद। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कई सारे एजेंट होते हैं। मान लीजिए कि एलआईसी आपके पास आई, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा था, बोले कि साहब ये जो 10 लाख रुपया आपके पास है ना, इसको हमको दे दीजिए। बोलेगा काहे? तो हम आपको 5 साल में इसको डबल करके दे देंगे। बोलेगा ऐसा है क्या? अच्छा चलो ठीक है, ले लो। तो 10 लाख रुपया जो मार्केट में था, वो क्या किया गया, एलआईसी के द्वारा मार्केट से खींच लिया गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ में बात आई? चेले चपाड़ी बैठे होते हैं इनके बहुत सारे। मान लीजिए कि सहारा के पास सहारा हो गया, है ना, और एलआईसी हो गया। तो ये जो बैंक वाले करते हैं, है ना, अब आपको पैसा डबल करने के चक्कर में आपने बोले 10 लाख का यार मिलेगा 20 लाख, चलो 5 साल के लिए इसको दे देते हैं। 5 साल बाद आपको 20 लाख रुपए मिलेगा, मगर 5 साल तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो यही काम करता है कि सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, खरीदा और बेचा जाता है। क्यों? ओपन मार्केट विद द एम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लिक्विडिटी मतलब जो तरलता थी मार्केट में, उसको कम ज्यादा करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, जिसके तहत आपके पास अगर 10 लाख रुपया था, 10 लाख रुपया आपसे लेने के बाद आपको एलआईसी क्या कर देगी, एडो पेपर दे देगी। ठीक है, जिसमें आपका नाम ये वो फलाना लिखा रहेगा कि आपने 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए। अब इसकी मेच्योरिटी पीरियड है 5 साल या 10 साल, जो भी है, 10 साल बाद आपको इतना पैसा आपको इस ब्याज रेट पर आपको रिटर्न दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या 10 लाख रुपया नहीं है, एक कागज है, जिस कागज का बस मतलब ये है कि आपको 10 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब आप दुकान में जाएंगे तो ये थोड़ी ना बोलेंगे, ए चचा ये लो 10 रुपया, वो 10 लाख रुपया का हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एक ब्रेड दे दीजिएगा, 20 साल बाद पैसा मिलेगा तो हम आपको देंगे। कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होगा ना। तो इससे क्या हो गया, मार्केट में पैसा कम हो गया। पैसा कम हुआ तो तुम क्या करोगे, दुकान में जाओगे तो चाचा ब्रेड है? हाँ है। कितने का है? 15 का। अच्छा 14 का दे दो ना, पैसा नहीं है। महंगाई कम हो गई ना, समझ गए बात को? तो आरबीआई बहुत दिमागदार है भैया, पापा पापा होते हैं। तो परचेजेस बाय आरबीआई, इट विल रिलीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। कब? जब ये आरबीआई के द्वारा खरीदी जाएगी। आरबीआई ने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना शुरू किया तो पैसा क्या होगा, मार्केट में जाएगा। बेचना शुरू किया तो मार्केट से पैसा बैंक के पास वापस चला जाएगा। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ कि इफ आरबीआई सेल और इफ आरबीआई बाइज, तो क्या होगा, अगर आरबीआई खरीदेगी तो क्या होगा, बैंक एंड पब्लिक विल बाय इट एंड पे द मनी टू द आरबीआई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मार्केट में जो पैसा था वो कम हो गया। ठीक है, दूसरा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि आरबीआई ने सिक्योरिटी को बेचा, पैसा गया बैंकों के पास। ठीक, तो मार्केट में क्या हुआ कि मनी सप्लाई कम हो गई। ठीक है, और प्राइस जो भी सामान के थे वो कम होना शुरू हो गए। अब अगर आरबीआई, इसी का जस्ट उल्टा है कि अगर आरबीआई बाई करेगी तो क्या होगा, ये यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए, समझिए और मजा करिए। इंडियन इकोनॉमी में ये चीजें लिखी हुई है विद द रेफरेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें कौन कौन सी है बताइए जरा। बैंक है क्या? बिल्कुल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का है क्या? बिल्कुल है। मगर पब्लिक रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2015 में सीएससी का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या पता चलता है, तो परचेज एंड सिक्योरिटी आरबीआई, जिसके द्वारा मार्केट में किया जा सकता है, यानी बाजार में, यानी आप लोगों पब्लिक के पास। लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, रेपो ऑपरेशन जो भी है, ये रेपो रेट जैसा होता है, बस इसमें फर्क ये होता है कि आपको लंबे टाइम के लिए लोन दे दिया जाता है, यानी 1 से 3 साल 4 साल जो भी है इसका टाइम पीरियड होता है। लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है ना, रेपो ऑपरेशन, है ना, तो इसका यही मतलब होता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब ये यहाँ पे हम बात करते हैं भैया अभी क्या चल रहा है। ये लेटेस्ट डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं
कि रेपो रेट देखिए कितना चल रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना चल रहा है, एमएसएफ कितना चल रहा है 6.75 चल रहा है, बैंक रेट कितना चल रहा है, और रिवर्स रेपो रेट देखिए मैंने आपको कहा था ना कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है और एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है। देखिए कितना ज्यादा है ये 0.25%, यानी इसको हम क्या कहेंगे 25 बेसिस पॉइंट। समझ गए, इतना समझ गए। अब देखिए बेस रेट यानी कितने पे आपको यानी जनता को लोन मिलेगा 8 से 10%। एमसीएलआर ओवरनाइट लोन अगर होगा। सेविंग डिपॉजिट रेट 2 से 3% है, यानी अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो वहां पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा बैंक के द्वारा, इतना मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये करवाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं तो आपको उस पर 1 साल के भीतर भीतर इतना मिलेगा। देखिए बैंकों में क्या होता है ना कि 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट काउंट किया जाता है, हर महीने हर दिन नहीं किया जाता। ठीक है, सीआरआर कितना चल रहा है 4.5% और एसएलआर 18% चल रहा है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। एंड आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मॉनेटरी पॉलिसी आई होप, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपना सवाल फेंक के मारना और मैं आपको उसका जवाब बहुत प्रेम से दूंगा। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे बताना, ना रह गया हो तो मुझे बताना, सब हर चीज क्लियर हो गई है। आई होप आप आज के बाद आप MP नहीं भूल पाएंगे, मध्य प्रदेश नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं भूल पाएंगे। इसका हमने अभी एक टूल कवर किया है, दूसरा टूल भी हम जल्द ही कवर करके आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, जिंदगी में मजा करो। जय हिंद।